भारत का पड़ोसी देश गया एफएटीएफ की लिस्ट में। आतंकियों की फंडिंग में आया भारत के पड़ोसी देश का नाम। अमेरिकी रिपोर्ट ने भी किया खुलासा। पाकिस्तान नहीं, भारत का दूसरा नजदीकी देश भारत का दुश्मन। चीन से नजदीकी पड़ी इस देश को भारी। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के बाद हुआ एक और खतरा पैदा। क्या बचा पाएगा भारत अपने पड़ोसी को? दोस्तों, जब भी बात भारत की विदेश नीति की आती है तब भारत के पड़ोसी देशों का नाम तो आना जरूरी है। अब दोस्तों, भारत के कुछ खास पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत के काफी अच्छे और घनिष्ठ संबंध हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। लेकिन दोस्तों, कई बार देखा गया है कि ये छोटे देश अक्सर भारत और चीन दोनों के साथ विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लेकिन भारत फिर भी अपने पड़ोसी देशों की सहायता करता है। जो देश खुद भारत से रिश्ते बिगाड़ने लगा हो, उस पर भारत भी क्या कर सकता है? अगर कोई देश भारत के दुश्मन चीन का दामन थामने लगे तो भारत क्या ही कर सकता है? जी हां दोस्तों, नेपाल के बारे में जो जानकारी आ रही है वो भारत के लिए डराने वाली है। पाकिस्तान की तरह इस देश पर भी अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आने का खतरा बढ़ चुका है। नेपाली मीडिया की माने तो पिछले दिनों एफएटीएफ की एशिया प्रशांत क्षेत्र की टीम ने देश का दौरा किया। एफएटीएफ वो संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है। इस टीम के दौरे के बाद लोगों को चिंता है कि अगर नेपाल ग्रे लिस्ट में आ गया तो कितनी बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। अब सवाल उठता है कि क्यों टीम पहुंची नेपाल? अब दोस्तों, एफएटीएफ की टीम का दौरा करने का मकसद ये देखना था कि नेपाल उन मानकों पर खरा उतरा है या नहीं जो उसकी तरफ से तय किए गए थे। एशिया पैसिफिक ग्रुप ये देखेगी कि 16 दिसंबर 2022 तक नेपाल ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है। अगर नेपाल उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो फिर उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। एफएटीएफ के शब्दकोश में ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट जैसे शब्द शामिल नहीं हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग अक्सर संगठन की सूची में शामिल देशों के लिए किया जाता है। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट का मतलब उच्च जोखिम वाले देश जिन पर कार्यवाही जरूरी है। इस लिस्ट में इस समय उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार आते हैं। ग्रे लिस्ट यानी वो देश जो अपने यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में असफल रहे। उनके पास इनसे लड़ने की कोई रणनीति नहीं है। एक बार ग्रे लिस्ट में आने के बाद इन देशों को एक तय समय सीमा तक एक्शन प्लान सौंपना होता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब नेपाल एफएटीएफ की लिस्ट में शामिल हुआ हो। नेपाल साल 2008 से 2014 तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही था। उसके बाद उसने इस दिशा में काफी प्रगति की, जिसमें भारत ने उसका साथ दिया। साल 2008 में उसने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन किया। इसके बाद नेपाल साल 2014 में इस लिस्ट से बाहर आ गया। नेपाल राष्ट्र बैंक के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से काठमांडू पोस्ट ने लिखा है कि ग्रे लिस्ट में आने के बाद खतरा काफी बढ़ जाएगा। देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े कानून बनाना और फिर उसे लागू कराना अपने आप में एक चुनौती है। दोस्तों, नेपाल ने ऐसे 15 कानूनों को चिन्हित किया है जिन्हें एफएटीएफ के मानकों के अनुकूल बनाना है। पीएमओ के अधिकारी धनराज गयावली ने कहा कि कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और कुछ हो पाता इससे पहले ही प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। फरवरी में एपीजी की तरफ से एक शुरुआती रिपोर्ट पेश की जाएगी और इसके बाद नेपाल अपना रुख पेश करेगा। अप्रैल में नेपाल से सवाल जवाब किए जाएंगे और फिर एपीजी अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी। दोस्तों, अब नेपाल के सामने ये समस्या आ जाती है कि आखिर इन सब से निजात कैसे पाया जाए, और भारत के सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या भारत नेपाल को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने से बचा पाएगा। लेकिन इस देश को समझना ये है कि आखिर नेपाल में अभी तक अपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर काम क्यों नहीं किया गया। जब 2008 से लेकर 2014 के बीच भारत की मदद से नेपाल ने अपने यहाँ जो आतंकवादी संगठन को वित्तीय सहायता दी जा रही थी उसको खत्म किया, तो उसके बाद से नेपाल ने मनी लॉन्ड्रिंग पर इतनी सख्ती क्यों नहीं दिखाई। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे चीन का हाथ था। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से, खासकर अगर 2013 से देखा जाए तो लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली कम्युनिस्ट राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं और उनको कई बार जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भारत विरोधी मानते हैं। और हमने देखा भी है कि उनके कार्यकाल में भारत और नेपाल के संबंध काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे। और इतना ही नहीं, उन्हीं के ही शासनकाल में भारत और नेपाल के बीच काला पानी क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ था, जहां काली नदी को लेकर भारत और नेपाल के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। लेकिन दोस्तों, नेपाल में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भ में जो भी रिपोर्ट आई है वो भारत से नहीं बल्कि अमेरिका से आई है, जहां बताया गया कि जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली थे तब भी दोस्तों उस समय अमेरिका ने ये भारत को चेतावनी दी थी कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन के ऑपरेशन इस समय पाकिस्तान में नहीं और न ही बांग्लादेश में
बल्कि भारत के सबसे करीबी पड़ोसी देश नेपाल में चल रहे हैं। दोस्तों, अब देखा जाए तो एक देश का अपने क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण होता है। किस जगह क्या करना है और किस स्थिति में क्या एक्शन लेना है, ये उस देश की सरकार भली भांति जानती है। लेकिन शायद कम्युनिस्ट विचारधारा के चलते जितने वर्ष नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि नेपाल में आतंकवादी संगठनों के हौसले बुलंद हो गए हैं। और दोस्तों, अब एक बार फिर से नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार आई है और अब एक बार फिर से नेपाल का चक्कर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में लगने वाला है। अब दोस्तों, इस बात के संदर्भ में कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, लेकिन भारत को परेशान करने के लिए अक्सर चीन नेपाल के साथ काफी तरह तरह के षड्यंत्र रचता है। और कम्युनिस्ट सरकार में तो चीन में बहुत कोशिश की गई है और शायद उसी का ही ये परिणाम है कि आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में नेपाल जल्द ही शामिल होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत बचा पाएगा? जी हाँ दोस्तों, क्या भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से नेपाल को निकाल पाएगा? क्या नेपाल को जाने से भारत बचा पाएगा? तो दोस्तों, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत के हाथ में ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो नेपाल को बचा सके, खासकर तब जब एफएटीएफ ने अपनी जांच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के संदर्भ में नेपाल के कानूनों को काफी कमजोर माना है। लेकिन दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश नेपाल का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल होना भारत के लिए बहुत बड़ा सदमा हो सकता है और हो सकता है कि नेपाल बहुत बड़े आर्थिक संकट से भी टूट जाए। लेकिन दोस्तों, इससे ज्यादा प्रभाव तो भारत पर पड़ेगा, क्योंकि नेपाल एक स्थल रुद्ध देश है और भारत और चीन के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। ऐसे में अगर भारत मदद नहीं करता तो इसके बहुत ही ज्यादा हाई चांस है कि नेपाल अपनी सभी जरूरतों के चलते पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो जाएगा और फिर चीन किस तरह नेपाल की जमीन पर कब्जा करेगा और नेपाल की मदद से भारत पर नजर रखेगा और भारत के सीमावर्ती राज्यों में जासूसी करेगा, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। दोस्तों, ये तो सच है कि वर्तमान में अभी भी जो पिछले साल नेपाल में सरकार बनकर आई है, उसमें दक्षिणपंथी पार्टी को भारी बहुमत मिलने के बाद भी कम्युनिस्ट दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया गया। इससे साफ पता चलता है कि चीन का प्रभुत्व तो है नेपाल में। इतना ही नहीं, जिस तरह से पूरे नेपाल में चीन के एनजीओ से लेकर चाइनीज रेडियो स्टेशन तक वहां चल रहे हैं और चीन की संस्कृति का फैलाव वहां किया जा रहा है, तो इससे साफ पता चलता है कि नेपाल चीन की तरफ झुक रहा है। लेकिन बात रही एफएटीएफ में नेपाल को बचाने की, तो पहली बात, चीन के पास इतनी पावर है ही नहीं, बल्कि इस समय चीन खुद एफएटीएफ की निगरानी में चल रहा है अपने बैंकों के मनी लॉन्ड्रिंग में फंसने के कारण, क्योंकि चीन के कई बैंकों में मनी लॉन्ड्रिंग के तार जुड़ने के काफी सबूत मिले हैं। अब इससे साफ हो जाता है कि जो खुद डूब रहा है वो दूसरे डूबते को क्या बचाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।